हेलो क्लास 8th, वेलकम टू सनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी ये चैप्टर हम 3 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लास्ट के क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ओके एंड क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो मैं चाहूंगी कि आपको अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास की करते हैं शुरुआत विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम ऑफ कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मैच करना है, राइट? कॉलम ए को हमें किससे मैच करना है बेटा? कॉलम बी से मैच करना है। सो मस्कुलर फोर्स, a cricket ball stopping on its own just before touching the boundary line, a child lifting a school bag, a fruit falling from a tree, balloon rubbed on a woolen cloth attracting hair strands, a compass needle pointing north। Okay, तो इनमें से मस्कुलर फोर्स किसमें शो किया जा रहा है? जहां पे हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो किसमें दिख रहा है आपको कि मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है? जब आप अपने स्कूल का भारी भरकम बैग उठा के स्कूल जाते हैं तब आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो यहां पे आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा होता है, यहां पे आपका मस्कुलर फोर्स लगेगा। नाउ मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स कहां पे लगेगा? मैग्नेट में लगेगा, कंपास में लगेगा, राइट? तो मैग्नेटिक फोर्स अ कंपास निडल पॉइंटिंग नॉर्थ, तो यहां पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। नाउ द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइप का ऑपोजिट फोर्स होता है जो चीजों को रोकने के लिए लगाया जाता है। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे दिख रहा है? अ क्रिकेट बॉल स्टॉपिंग ऑन इट्स ओन जस्ट बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन, तो ये किसकी वजह से रुक गया बेटा? ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया, राइट? यही हुआ होगा, हाँ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो हमारी धरती माता है, जो हमारी अर्थ है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, इस वजह से अगर पेड़ से कोई फल गिरता है तो कहां पे गिरेगा? जस्ट नीचे ही आके गिरेगा। ठीक है, कुछ भी चीज हम ऊपर की साइड फेंकेंगे तो वो कहां पे आके ड्रॉप होगी? नीचे की साइड आके ही ड्रॉप होगी। सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। सो जहां पे हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, बलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ अट्रैक्टिंग हेयर स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन किस वजह से हो रही है? ये अट्रैक्शन यहाँ पे चार्जेस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है बेटा? चार्ज की वजह से ये अट्रैक्शन हमको देखने के लिए मिल रही है, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ओके, a force is always required to change the speed of motion of an object। क्या फोर्स यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर कोई बहुत तेज बॉल आ रही होगी, आप ऐसे हाथ करके, है ना, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, आप ऐसे हाथ करके उस जो बहुत स्पीड से बॉल आ रही है उसको रोक सकते हो, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो while अप्लाइंग फोर्स। सो दिस इज ट्रू। कैसा हो जाएगा ये हमारा? एकदम ट्रू हो जाएगा। ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीज। फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है वो रोल ज्यादा करेगी क्या? हाँ, फ्रिक्शन की वजह से बॉल ज्यादा रोल करेगी क्या? आंसर है नहीं। फ्रिक्शन की वजह से भाई स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से बेटा स्पीड कम हो जाती है। सो दिस इज फॉल्स, ये एकदम गलत है। नाउ there is no force between two charged object placed at a small distance apart। तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा? हाँ, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा? आंसर क्या होगा? लगेगा। ठीक है, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मना कर रहे हैं, तो हम भी मना कर देंगे कि नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। ओके, so this is the question number 2. Now let's move to the another question. अब पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। So two balloons rubbed with a woolen cloth and brought near each other. What would happen and why? दो बलून को हमने, ठीक है, दो बलून को हमने ये क्या किया? वुलन क्लॉथ से रब किया।
ठीक है। अब देखो दोनों बलून थे, दोनों बलून को हमने सेम क्लॉथ से रब किया, दैट मींस बोथ बलून एक्वायर्ड सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब तो यही है कि दोनों बलून के पास सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर प्रेजेंट है, सो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल ईच अदर, वो दोनों बलून एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो दिस इज द आंसर। अगर दोनों को अलग अलग चीजों से चार्ज किया जाता या फिर दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तब उनपे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता, राइट तब उन पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता, और अगर जो अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होता सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ठीक है। सो आंसर इज द बलून विल रिपेल ईच अदर, बलून्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज बोथ एक्वायर्ड दी सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि दोनों में सेम टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज है। व्हेन रब्ड विद वुलन क्लॉथ लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर में आपने कॉइन को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, इट सिंक, वो डूब जाएगा, कॉइन जो है वो डूब जाएगा। व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट, जबकि आप बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे तो वो क्या करेगा, पानी में फ्लोट करने लग जाएगा। नाउ व्हाट इज द रीजन, हाँ कॉइन क्यों सिंक कर गया जबकि जो वुडन का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, जो वुडन पीस है वो क्यों फ्लोट करेगा, क्या रीजन है। सो रीजन देखो, एरिया, सरफेस एरिया कितना है एंड मास कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज डेंसिटी पे भी ये चीज डिपेंड करती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमारे वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लाइटर है, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो चीज फ्लोट करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वो उतना तैरेगा, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया कम होता है, मास ज्यादा होता है तो वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये इतने रीजंस इसके हो सकते हैं। नाउ अब हम यहां पे देखेंगे, अ कॉइन सिंक बिकॉज इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द वाटर, कॉइन की डेंसिटी जो है वो ग्रेटर है वाटर की डेंसिटी से, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए सिंक कर गया। लेकिन इट्स वेट इज ग्रेटर देन द बायंट फोर्स। अब ये बायंट फोर्स क्या होता है, चैप्टर में बताया था, बायंट फोर्स इज दी फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, है ना। अगर बायंट फोर्स हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स की इक्वल हो जाएगा, दैट मीन सब्सटेंस विल फ्लोट, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर देन द बायंट फोर्स दैट मीन सब्सटेंस विल सिंक, ठीक है, सब्सटेंस जो है सिंक कर जाएगा। अगर इक्वल है तो फ्लोट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वुडन ब्लॉक की वो कम है ना। तो वुडन, यही है, हाँ, वुडन ब्लॉक डेंसिटी इज लेस देन वाटर डेंसिटी, ठीक है, वुडन ब्लॉक डेंसिटी इज लेस देन वाटर डेंसिटी, तो यहां पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, ये यहां पे फ्लोट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, बॉल को हमने कैसे फेंका, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में फेंक दिया, इट स्लो डाउन, स्टॉप मोमेंटली एंड देन फॉल बैक। तो जैसे ही हम बॉल को बहुत स्पीड से हमने ऊपर ऐसे उछाल के फेंक दिया, अब क्या होगा, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगी उसकी स्पीड जो है वो स्लो होती चली जाएगी, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी और कुछ देर के लिए वहां पर रुकेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग और वो नीचे की साइड आ जाएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड स्पेसिफिक देयर डायरेक्शन, तो कौन सा फोर्स इस बॉल पे एक्ट कर रहा है ये हमको बताना है, और साथ ही साथ बॉल की डायरेक्शन को भी हमें आइडेंटिफाई करना है। सो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, हमने बॉल को अपवर्ड मोशन में फेंका, तो यहां पे अगर हम बॉल को अपवर्ड मोशन में फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और यहां पे एक रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं
कि अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉल जो है वो ऊपर उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही वो नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था अपवर्ड में, यहाँ पे डाउनवर्ड में लगेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर की साइड धक्का देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एट इट्स टॉप मोस्ट पोजिशन, बिल्कुल टॉप पे, तो टॉप पे क्या होता है, यस, टॉप पे उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम जीरो हो जाएगी, ठीक है। उस बॉल की जो वेलोसिटी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एकदम जीरो हो जाएगा, राइट। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सो ड्यूरिंग अपवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, है ना, एयर रेजिस्टेंस लगेगा जो कि उसको डाउनवर्ड की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि देखो रेजिस्टेंस जो है वो चीजों को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसके लिए लगाया जाता है बेटा, चीजों को रोकने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ मूव करेगी तो रेजिस्टेंस लगा के उसको नीचे की तरफ ले आएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। नाउ ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, तो अगर डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, हम ग्रेविटी के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारी जो स्पीड थी बॉल की वो इंक्रीज होगी व्हेन बॉल मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड एयर रेजिस्टेंस एक्ट अपवर्ड, जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉल पहुंच जाएगा, ठीक है, जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे बॉल पहुंच जाएगा सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड सब में, सो वेलोसिटी बिकम जीरो मोमेंटरीली एंड बट ग्रेविटी स्टिल एक्ट। तो किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाओ भाई, ग्रेविटी तो लगनी ही लगनी है, किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाइए बेटा, ग्रेविटी तो लगनी ही लगनी है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, बॉल को पॉइंट P से रिलीज किया गया है यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन that along with a horizontal surface, ठीक है, जैसा कि हमें पिक्चर में दिख रहा है। It come to stop at a point A, तो बॉल जो है यहां से ऐसे मूव करेगी और A पॉइंट तक आते आते बॉल जो है वो रुक जाएगी on the horizontal surface. Think of a way so that when the ball is released of the same point P, it stop, ठीक है। Think of a way so that the ball is released from the same point P, it stop before the point A or after crossing the point A. कब रुकेगा, पॉइंट ए से पहले बॉल रुक जाएगी या फिर पॉइंट ए के बाद बॉल रुकेगी, उसको क्रॉस करने के बाद बॉल रुकेगी। हाँ, अगर पॉइंट ए पे रुकती है बॉल हमारी, इसका क्या मतलब है कि फ्रिक्शन ज्यादा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसलिए बॉल जो है वो जल्दी रुक गई। अगर स्टॉप आफ्टर पॉइंट ए, दैट मीन्स फ्रिक्शन कम है हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए बॉल जो है वो कुछ दूर जाके रुकी है। यही हम अनुमान लगा सकते हैं, यस। क्या यही हम अनुमान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बॉल जल्दी रुक गई मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, बॉल देर में रुकी मतलब फ्रिक्शन कम है, ठीक है, ओके। नाउ सो टू स्टॉप बिफोर पॉइंटिंग ए, इंक्रीज फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मेक द सरफेस रफर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा था, सरफेस जो था वो ज्यादा रफ था। अगर सरफेस ज्यादा रफ होगा या फिर हम सरफेस को ज्यादा रफ बनाएंगे तो बॉल जो है वो ए पॉइंट से पहले पहले रुक जाएगा, ठीक है। अगर सरफेस हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ है, उसका फ्रिक्शन कम है, सरफेस स्मूथ है, तो बॉल जो है वो ए पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाके रुकेगी, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Why do we sometimes slip on a smooth surface like ice or a polished floor? Explain. क्यों फिसल जाते हैं हम, है ना, अक्सर गिरते रहते हैं हम फ्लोर्स पे, क्यों, क्या रीजन है। देखो, या तो हमने ऐसे स्लीपर्स, ऐसे शूज पहने हुए जिसका सोल घिस गया हो, है ना, बैक साइड वाला पार्ट घिस गया हो, जिसकी वजह से वो ग्रिप नहीं बना पाता है फ्लोर के साथ एंड हम फिसल जाते हैं। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हम जिस मार्बल पे चल रहे हैं या फिर हम जिस फ्लोर पे चल रहे हैं वो इतना फ्रिक्शन उसका कम है जिसकी वजह से अगेन हम ग्रिप नहीं बना पा रहे एंड देन वी फॉल डाउन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम गिरते हैं। किसकी वजह से गिरते हैं बेटा, फ्रिक्शन कम होने की वजह से ही हम गिर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड वेरी लिटिल फ्रिक्शन। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। एंड सिंस फ्रिक्शन हेल्प अस टू ग्रिप द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग, लो फ्रिक्शन की वजह से वो ग्रिप नहीं बन पाएगी एंड देन वी फॉल डाउन और हम
गिर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे। अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा ना बेटा, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप खुद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इज एनी फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है? यस, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा सकता है? आंसर है यस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई, किया जा सकता है, किया जा सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाता है, सो उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहां पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। सो यस, फोर्स इज अप्लाइंग टू चेंज दी डायरेक्शन, हम ऐसा बोल सकते हैं, स्पीड को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हर एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। सो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो आंसर हो जाएगा हमारा यस, नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, आंसर इज यस। सो यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग, है ना। टाइम के साथ साथ ये चीजें जो है वो फिक्स नहीं रहती है, यूनिफॉर्म की तरह ये चेंज होती रहती हैं। सो सच अ चेंज रिक्वायर्ड अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, और इसी की वजह से हर एक पॉइंट पे हमें यहाँ पे फोर्स चेंज होता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून बिकम 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये बात तो हमको पता है कि हमारा यहाँ पे जितना भी वेट है उसका 1/6 हो जाता है अर्थ पे। मान लो कि एक कोई ए स्टूडेंट है, उसका वेट है 60 kg, कहां पे? ऑन अर्थ। तो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा बेटा? तो 60 डिवाइडेड बाय 6, तो 10 kg ऑन मून। मून पे वो 10 किलो का हो जाएगा, सोच रहे हो 10 किलो का हो जाएगा मून पे वो, ठीक। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका, ठीक है, मून पे वेट कितना होगा। अभी का वेट नहीं पूछ रही मैं, मून का वेट पूछ रही हूं, ठीक है। आपका मून पे वेट कितना होगा ये आपको इधर बताना है, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। चलो, तो यहां पे इतना हमने देख लिया। व्हाट कॉजेज दिस चेंज? डज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम 1/6 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ? आंसर है नो, मास कैन नेवर चेंज, इट रिमेन एज इट इज, ठीक है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है बच्चे, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मास रिमेन एज इट इज, ठीक है। व्हाट इज मास? मास इज द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। वेट क्या है? जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसको हम वेट कहते हैं। तो वेट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, बट मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे ग्रेविटी कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज the moon's gravitational pull is about 1/6 that of the earth, है ना। therefore object weight become 1/6 of the moon। तो जितना यहां पे ऑब्जेक्ट का वेट है उसका 1/6 हो जाएगा मून पे, ठीक। सो नो इट्स मास डज नॉट चेंज। भाई ये कैसे चेंज होगा? ये तो मैंने बता दिया है, अपना आपको वेट बताना है यहाँ पे कि मून पे आपका वेट कितना होगा, ठीक है। तो वेट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है, बट मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। एंड रिमेन द मास एवरीवेयर सेम, ठीक। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वेट हम ऐसे निकालते हैं एक्सेलरेशन के थ्रू। सो ओनली वेट चेंजेस ड्यू टू द डिफरेंट ग्रेविटी, नॉट द मास। ग्रेविटी चेंज होने से आपका वेट चेंज हो सकता है, ठीक है। ग्रेविटी चेंज होने से बेटा आपका वेट चेंज हो सकता है, बट आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है।
3 object 1 2 and 3 of the same size and shape but made of different material. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेम साइज है, सेम शेप है, बट अलग अलग मटेरियल से मिलके बनाए गए हैं. ठीक है, दे डिप द डिफरेंट डेप्थ एज शोन इन दिस फिगर. तो इसको भी हमने किसी दूसरे उसमें डाला हुआ है जैसा हमको इसमें दिख रहा है. इफ द वेट ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट 1 2 and 3 आर W1 W2 W3. ठीक है, W1 W2 एंड W3 रिस्पेक्टिवली. तो क्या देखने, देन W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, या फिर इसमें से एक कौन सा करेक्ट हो जाएगा. हम यहाँ पे क्या कह रहे, सेम साइज है, सेम शेप है, बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ठीक है, डिफरेंट मटेरियल से अगर बना हुआ है तो फ्लोट जो सब्सटेंस होगा है ना, दे फ्लोट इन वाटर एट डिफरेंट डेप्थ. अलग अलग डेप्थ पे ये फ्लोट कर पाएंगे. ठीक है, सो जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा, देख रहे हो यहाँ पे, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज्यादा नीचे डिप करता जाएगा, जितना लाइटर ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज्यादा ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो सबसे ज्यादा हैवी कौन दिख रहा है, W1, उससे कम हैवी W2, और सबसे कम हैवी यहाँ पे W3 दिख रहा है. ठीक है, सो W1 देन W2 देन W3. W1 W2 एंड देन W3. क्या आंसर लगता है भाई, आंसर सेकेंड इज करेक्ट. यस, आंसर सेकेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, सो यहाँ पे वही है, आंसर हमारा थर्ड करेक्ट है. एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्यों. देखो, पानी के अंदर हमने इन तीनों अलग अलग मटेरियल को डिप करने की कोशिश की. जो पानी के अंदर ज्यादा सिंक कर जाएगा, मतलब उसका मास ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है. ठीक है, जो पानी में बहुत कम फ्लोट करेगा, मतलब बहुत कम सिंक करेगा, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है, वो ऊपर तैरेगा. तो इसी हिसाब से हमने इसका आंसर किया है. ठीक है, और अब हमारा फाइनली सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म. सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे, एंड वो भी बेहद आसान क्वेश्चंस थे. ठीक है, 10 क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे. आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा. बट स्टिल बेटा, अगर कुछ भी डाउट होता है इस चैप्टर में तो यू कैन कॉमेंट, आप कॉमेंट करके पूछिए, अपना डाउट क्लियर करिए. एंड बहुत जल्दी अब आपके लिए नया चैप्टर हम लेकर आएंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 6, और बहुत जल्दी अपना सिलेबस भी हम कंप्लीट कर लेंगे. एंड देन ओनली रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन करेंगे. बाकी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके अभी जो टेस्ट होंगे स्कूल खुलने के बाद, उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि उन चैप्टर को हम पहले कवर कर लें अगर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो उन चैप्टर का हम रिवीजन कर लेंगे. ओके, तो बताना बिल्कुल नहीं भूलना, तभी मुझे पता चल पाएगा और तभी मैं उस हिसाब से आपकी तैयारी करवा पाऊंगी. ओके, बाकी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, या फिर आप अपने स्कूल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपके टेस्ट कब है, क्या है, तो आप गिवन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा क्लास 8th का, उसको टैप करके आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं. ओके, सो आज के लिए इतना काफी है. बाकी का डिस्कशन अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.